देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी एक एक सीट के गणित पर मंथन कर रही है। क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए जमावट की जा रही है। इस जमावट में यह तथ्य सामने आया है कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी है जहां से मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में पार्टी इन सीटों पर अधिक फोकस करेगी। इन लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही इस बात की पूरी उम्मीद थी कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय समीकरणों पर विशेष ध्यान देगी। केंद्रीय नेतृत्व से भी इसी तरह के निर्देश मिलने की बात सामने आ रही है। वैसा ही हुआ भी। मोहन मंत्रिमंडल में इसकी झलक भी देखने को मिली। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ है राजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस से हमारे साथ है रोहित नायक जी और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है विलक्षण सक्सेना जी। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। भाजपा का फोकस लोकसभा की 29 सीटों पर है। आप स्वयं बोल रही हैं और ये बात सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक एजेंडे पर और चुनावी मोड पर हमेशा काम करती रहती है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और इस बार क्योंकि 29 ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा। 28 पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास थी। तो हमारी पार्टी का नेतृत्व और पूरे कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो मनोयोग है और पूरी जो मेहनत है वो इस बात के लिए हमेशा तत्पर है कि हम पूरी 29 लोकसभा सीट जीतकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें मध्य प्रदेश का 100% जो है योगदान रहे। इसके लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी कमर कस चुके हैं। और जहां तक जो अभी आपने बोला सब्जेक्ट की बात की 29 लोकसभा क्षेत्र से 29, तो बात लोकसभा क्षेत्र की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और हम लोग बूथ स्तर पर जाकर मेहनत करते हैं। पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, त्रिदेव, तो यही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल है कि जो अभी हमने विधानसभा में देखा कि 163 सीट आई। बिल्कुल बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत का फल नजर आ रहा है। यहाँ पर रोहित नायक जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि 29 लोकसभा सीटें वो जीतने वाले, 28 पहले से उनके पास है। 29वीं लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पास है छिंदवाड़ा वाली, उसे भी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही। कांग्रेस की लोकसभा सीटों को जीतने की क्या रणनीति है? तक काम रहा है, हमने प्रयास ये किया है कि जो भी आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं और जो भी समस्याएं हैं जनता की, वो जनता के बीच में ले जाकर उनको याद दिलाई जाए कि भाई जो बात 2014 से पहले या 18 साल से कही जा रही है, या जिस तरह की अभी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक बेचैनी व्याप्त है, उस चीज को याद दिलाना जनता को जरूर होता है। क्योंकि देखिए, आम जनमानस को इससे मतलब नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उनको वोट देना होता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी नीतिगत रूप से जो उनके लिए कुछ लाभ पहुंचाने की कोई जो सिद्धांत है वो पूरे नहीं हो पाए, उस बात को ले जाकर जनता के बीच रखें कि भाई आपको ये याद होना चाहिए कि कितना महंगाई बढ़ी है, क्या पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, क्या किस बारे में काले धन की बात हुई थी। लोकसभा के चुनाव में हमको यही बात एक्सपोज करनी है कि जो बातें कही गई थी और जो आज धरातल पे किया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या बात कहकर किस तरीके से पैसा वापस आने की बात हो, बाहर से दूरगामी जो देशों में जमा है, स्विस बैंक में जमा है, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो कि क्यों नोटबंदी हुई, उसके बाद क्या प्रतिफल मिला जनता को, किस तरीके से हमने सिलेंडर के दामों को बढ़ते देखा, किस तरीके से फ्यूल के दामों को, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल की आज क्या स्थिति है, 2 करोड़ जो रोजगार की बात करी गई थी उसमें मध्य प्रदेश या राज्य की क्या स्थिति है, कितने रोजगार मुहैया करा पाई सरकार। तो इन सब बातों को ले जाना जनता के बीच, क्योंकि जनता को याद दिलाते रहना आवश्यक होता है। हमारे यहाँ जैसा मैंने बोला कि जनता को इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को जागृत रखना विपक्ष का काम होता है, और उसमें उस काम को हम सतत करते रहेंगे। अभी ये इसलिए कॉन्फिडेंस में है क्योंकि जिस तरीके की लहर थी कांग्रेस के पक्ष में,
और जो हम धरातल पे जनता के बीच जाकर काम कर रहे थे, जो हमें दिख रहा था जी। कि लोग बदलाव चाह रहे थे, उसके बाद भी इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिलना हतप्रभ करने वाला तो था ही। और ये सभी लोग जानते हैं कि ये एक मैजिकल, एक जादुई तरीके से हुआ ये। तो ये किस तरीके क्यों हुआ, क्या उसके कारण रहे, अगर लाडली बहना काम करी तो फिर भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों हराया, इस तरह के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो हम लोग बैठकर समीक्षा बैठकों में तय करते हैं कि भाई इस ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी इतने साल सत्ता में रहने के बाद आम जनता को, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सतत 24/7 365 डेज ये चुनावी मोड में रहते हैं। तो मतलब आप ये देखिए कि चुनाव लड़ने की तो तैयारी रहती है इनकी, लेकिन जनता के मुद्दे कहाँ हैं? जनता, आप चुनाव जीतने की तैयारी तो करते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या डिलीवर कर पाएंगे, उसकी क्या तैयारी रहती है बीजेपी की, ये मुझे नहीं पता। पहली कैबिनेट बैठक में कितने सारी स्कीम्स बंद कर दी। जी राजन जी, आऊंगी आपके पास। जी राजन जी, कितनी सारी स्कीम्स बंद कर दी। जी राजन जी, आपने कहा सबसे पहले काला धन की बात। जब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार काले धन के ऊपर कार्रवाई करती तो आप कहते हो एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। जब आपके सांसद और राज्यसभा सदस्य के पास से करोड़ों रुपया पूरा देश देख रहा था, उसकी अलमारी ट्रकों से भर के नोट निकाले जा रहे थे, तब कह रहे थे आपकी ये काला धन नहीं है और ये तो ईडी का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। जब जब कार्रवाई होती है आप लोग एजेंसी पे चले जाते है ना। दूसरी चीज आपने कहा कि योजनाएं कहाँ है। अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो, गरीबों के उपचार की योजना हो, तमाम योजना, और आपने कहा बंद कर दी। ये भ्रामक प्रचार बंद कर दीजिए रोहित जी। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा, धर्मिष्ठा जी भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि पहले दिन उन्होंने सदन के अंदर कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई योजना बंद नहीं की जा रही है। तो ये भ्रामक कांग्रेस क्या करती है, भ्रामक प्रचार करके और ये बात करती रही, और जनता अब समझ गई है कि कांग्रेस हमेशा सिर्फ भ्रामक प्रचार करती है। ठीक है, अभी ईडी ने कहा, ठीक है राजन जी, आप ही के सवाल के साथ रोहित जी। मेरा ये कहना है, देखिए धर्मिष्ठा जी, इनका कहना है कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जी। ये बात कॉमन पब्लिक डोमेन में है कि 10 से 12 स्कीमों पर उनने नकेल कस दी है जी। वो ये स्कीम्स के जो स्कीम पहले बोले, मैंने नहीं बोला था बीच में। जहां तक ईडी और सीबीआई या आईटी की बात है, तो क्या कर्नाटका में रेड नहीं पड़ी थी? क्या हुआ था कर्नाटका में? किसके घर से, किसके ऑफिस से पैसे निकले थे? और क्या ये बात केवल कांग्रेस पे लागू होती है? भ्रष्टाचार तो हर जगह है, भ्रष्ट लोग भी हर जगह हैं, उस पर नकेल कसना सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं। विपक्ष ये बात कर सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग आपके यहाँ चपरासी मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपयों के साथ पकड़े जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं आप? कारम बांध तालाब में कैसे तब्दील हो गया, इस पर आप बात करेंगे। आप कह रहे हैं काला धन। काला धन, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपए जमा होंगे। बाद में ये बात कह दी गई कि वो तो एक शगुफा था। तो इस तरीके की बातें कर कर आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? और मैं देश के काले धन की बात नहीं कर रहा हूं। नोटबंदी जब हुई थी तो वो देश के काले धन के लिए हुई थी, लेकिन जब ये बात करी गई थी कि स्विस बैंक से पैसा आएगा, तो देश के बाहर के पैसा। 29 लोकसभा सीट को जीतने की रणनीति पर भाजपा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी कहा जाता है कि पूरे समय इलेक्शन मोड पे रहती है। 29 लोकसभा सीट को जीतने की तैयारी में 28 पहले से उनके पास है और 29 भी जो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस से वो भी छीनने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 29 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है, तो क्या चुनौतियां सामने आने वाली है दोनों पार्टियों की? देखिए धर्मिष्ठा जी, यहाँ पर हम इस पूरे समीकरण को अगर देखें तो क्लियरली हमें एस्टैब्लिश होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनके विधानसभा चुनाव को कहा ही जाता है कि सेमीफाइनल्स जी। अच्छा, आपने अगर ध्यान से देखा 18 से लेके 19 में, और फिर अब जब हम 23 की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस अब कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि पहले जब हमने विधानसभा चुनाव देखे थे तो उनमें लड़ाई लोकल मुद्दों पे लड़ी गई थी और उसके बावजूद भी केंद्र में उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला जब लोकसभा इलेक्शंस आए। अब तो सिचुएशन और डायर है कांग्रेस के लिए, इसलिए डायर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे लोकल मुद्दों पे लड़ने के बावजूद भी, ऑलमोस्ट एक लहर होने के बावजूद भी वो हारे। जैसे कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया, दैट इज अ गुड थिंग। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम ये भी देखें कि बीजेपी के लिए क्या चुनौती आ रही है। सी,
यहाँ पर 7 सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं जी, जिनमें से एक हार भी गए, वो केंद्र से उतर के उन्होंने अफर्म किया कि मध्य प्रदेश में हाँ उनकी सरकार बनेगी। अब जो बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं इन 29 सीटों पे, क्योंकि अकेले वही लोग जो उतर के आए हैं सांसद से विधानसभा की तरफ वही नहीं है। अब अगर आप ध्यान से स्टेटिस्टिक्स को देखें तो कई लीडर्स जैसे रतलाम के हमारे जो सांसद हो गए, आपका महेंद्र सोलंकी जी हो गए, या जो ओल्ड एज के सांसद हैं, इनको भी एक तरीके से रिटायरमेंट की तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी। यहाँ आप देखें 29 सीटों पे भाजपा अगर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो निकल के आ रही है वो ये है कि टिकट किसको दिया जाएगा, कौन है जो हमारे लिए केंद्र में नेतृत्व के लिए या केंद्र में प्रतिनिधित्व के लिए हमारे लिए एस्टैब्लिश कर सकता है स्टैंड। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के लिए ये डिस्कशन तब ज्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आएगा जब वो उन चेहरों को जगह देने की कोशिश करेगा जो ऑलरेडी जनता में अपनी पैठ बना चुके हैं। लेकिन उनके लिए जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें पता चला है कि बहुत ही प्रोमिनेंट चेहरे भी अपनी विधायकी से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल। तो अब कांग्रेस के लिए तो सिलसिलेवार पढ़ाई पहले ही क्लास 1 से शुरू होगी, क्योंकि पहले उनको संगठन देखना पड़ेगा, उसके बाद संगठन के बाद अपनी पॉपुलैरिटी देखनी पड़ेगी, और ब्रांड मोदी से इनकी जो ये लड़ाई है इसको कैसे ये बेनिफिट कर सकते हैं। हालांकि इसका बेनिफिट रीजनल लेवल पे जो अंतर कलाएं हैं उनको एड्रेस करके ही किया जा सकता है। लेकिन भाजपा जितनी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस अगर बहुत जोर लगाएगी तभी इसका कुछ फायदा मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से एक तरफा ही दिख रही है। बिल्कुल विलक्षण जी सही कहा कि कांग्रेस को यहाँ पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, मुद्दों के साथ साथ उन्हें जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि हम बेहतर हैं, तभी वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। राजेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगे। जैसा कि रोहित जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे क्या कर रही है और क्या वादे किए थे, वही सारी चीजें लेकर वो जनता के सामने जाएंगे, जनता को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहली बात जो एक चीज हमारे राजनीतिक विश्लेषक है सक्सेना साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के स्लोगन पे चुनाव लड़ा था जी। और उसका परिणाम देखिए आपकी जनता ने मोदी जी के नाम पर जो वोट दिया। निश्चित ही मध्य प्रदेश के सारे लीडर उसमें समाहित थे, लेकिन हमने जो नेतृत्व था वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा और परिणाम आपके सामने है। तो जनता के दिल में मोदी जी हैं। अब कांग्रेस के मेरे मित्र लोग कितना भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जनता जानती है कि देश को अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी डेवलप की है, आज विश्व में तीसरी शक्ति बनने की ओर हम भारत अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अभी सफलता मिली, उसके अलावा 370 धारा का खात्मा हुआ है, कश्मीर जो भारत का अंग है उसको आज 50 साल 70 साल का नासूर था वो खत्म हुआ है। तो जनता सब जानती है कि किस तरीके से काम हुए हैं हर क्षेत्र में। अधोसंरचना विकास में बात करें, पहले कितनी सड़कें रोज बनती थी, आज हजारों किलोमीटर की सड़कें, आप NH देखिए, सारी चीजें। हवाई, जब मैं जानता हूं कि जब विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उड्डयन विभाग दिया गया, तो मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र ने कहा कि ये तो डूबता हुआ विभाग थी। आज देखिए आप, कल ही जाएंगे वो अयोध्या में नया हवाई अड्डा तैयार हो गया और देश में कितने हवाई अड्डे, आप हर 15 दिन में एक नई योजना विस्तार। तो अधोसंरचना विकास में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो बात इन्होंने कही कि जो योजनाओं की बात कही, आज किसान सम्मान निधि सभी किसानों के खाते में आ रही है, आप भी देख रहे हैं। दूसरी चीज, उज्ज्वला योजना में कितनी सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक, समाज के अंतिम तबके तक पहुंच रहा है, तभी वो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताकर वोट दे रहा है। बिल्कुल उसी का परिणाम है मध्य प्रदेश में भी इतना बड़ा जो इलेक्शन जीती है भारतीय जनता पार्टी। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसमें निश्चित ही माननीय मोदी जी का चेहरा, उनकी नीति और उनके ऊपर जो विश्वास है, सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है, उसकी जीत है। और ये हमने विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में इन्होंने नया प्रदेश अध्यक्ष दिया है जी। कि उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने कहा कि अब जो है गुट नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। मतलब अभी तक गुटबाजी करने वाले नेताओं को हमने हरा दिया है या हटा दिया है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा
जीतूबाई ने उस दिन पहले बनने के बाद पहला बयान ही उनका ये आया कि अब कांग्रेस में जो है अब नेता गुटबाजी खत्म हो गई है जी। तो मतलब इसके पहले के नेता लोग गुटबाजी कर रहे थे। माननीय कमलनाथ जी ने कहा छिंदवाड़ा में कि मैं मरते दम तक आखिरी सांस तक जो है रिटायरमेंट नहीं लूंगा, और दूसरे दिन उनको बिना बताए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको चलता कर दिया, वो खुद नाराज हो गया अभी नेपथ्य में है। तो ये चीजें कांग्रेस में अलग तरीके से होती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि जो बड़े नेता हैं उनको लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जैसे बड़े लीडर का चुनाव भी हाईकमान के निर्णय के अनुसार हुआ, और उसमें कहीं आपको एक विधायक ने भी उसके खिलाफ नहीं बोला है कि या उनकी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी सही कह रहे हैं आपकी। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं सभी काम कर रही है और पीएम मोदी के भरोसे के ऊपर जनता ने उन्हें वोट दिया और लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनने वाली है। रोहित जी आपके पास आऊंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरह से आश्वस्त है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, ये कॉन्फिडेंस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और मुझे पता नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब पहले से रिजल्ट पता हो इनको, तो थोड़ा सा इस बात पे मुझे संशय होता है कि इस तरीके से कैसे पता हो सकता है। आप अभी चुनाव में गए नहीं है और आप पहले से ही अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं। बहरहाल जो डिस्पैरिटी होती है ना धर्मिष्ठा जी इनकी बातों में, वो बहुत मुख्य बात है असंतोष की। क्योंकि आप ये बात समझिए कि जब तारतम्य नहीं होगा स्वयं के विचारों में और बातों में, तो फिर ये बात उत्पन्न होती है, ये संशय उत्पन्न होता ही है कि करने क्या वाले। अभी इनने बोला कि बताइए तीसरी सबसे बड़ी वित्तीय ताकत बन गए हम, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है कंट्री की, और फिर इनने कहा कि हमने जो है वहां से 370 धारा हटा दी, तो एक बहुत बड़ी घुटन और बेचैनी से एक निजात मिली 70 साल की। अब बताइए, एक तरफ 70 साल की इस घुटन के विषय में बात कर रहे हैं जो इनको दिखती थी जम्मू एंड कश्मीर में है, जबकि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर से ना कोई खबर हमें मिलती है, ना ही वहां पे इंटरनेट की आजादी है, लोगों को बंद कर रखा है। ये किस तरह की आजादी या घुटन से बेचैनी से निजात दी इनने, मुझे नहीं पता। 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये क्या 14 साल में इनने सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बना ली? तो इस तरीके की बातें करना डिस्पैरिटी है, क्योंकि आप खुद ही नहीं तय कर पा रहे हो कि 70 साल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि केवल 14 साल में ये नहीं हुआ है। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि 70 साल में कचरा उगा या खेती हुई। आपने फसल काटी है तो आपने केवल 14 साल की नहीं काटी है, 70 साल का वो जो कांग्रेस का विकास था उसकी काटी है। फिर योजनाओं की बात कर रहे हैं, आयुष्मान में क्या पब्लिक डोमेन में बात नहीं है, कैट की रिपोर्ट में बात नहीं आई कि 7-7, 8-8 लाख लोग ऐसे नंबरों पे रजिस्टर कर दिए जो मृत हो गए। आपने मृतकों के इलाज कर दिए आयुष्मान योजना में, ये बात डिक्लेयर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैट की रिपोर्ट में। तो इस तरह की योजनाएं जो जनमानस से जुड़ी हुई हैं उसका लाभ कितना क्या पहुंच पा रहा है, या तो ये रटा रटाए एक जो भाषण है वो दे दें, या फिर इस चैनल के माध्यम से आज जनता को बताएं कि ऐसा क्यों किया इनने और उन लोगों पे क्या नकेल कसी कि जब भ्रष्टाचार इस तरह का हुआ कि आप। राजन जी, जैसा कि रोहित जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास के और जो विकास की बात कर रही है वो 70 साल में कांग्रेस ने किया, उसी की फसल भारतीय जनता पार्टी काट रही है। देखिए धर्मिष्ठा जी, पहले तो मैं कहूं कि रोहित जी ने कहा कि आखिर इनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों। जी, जब आप कार्यकर्ता के साथ जुड़ते हो तब आपको पता रहता है कि हमने जो काम किया है उसका निर्णय क्या होने वाला है। हमने जितनी मेहनत की है, एक किसान जब फसल उगाता है तो उसको पता रहता है कि मैंने इतनी मेहनत इस फसल पे की है तो ये फसल उगेगी। हम एसी कमरे में बैठ के, और धर्मिष्ठा जी मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा, बिल्कुल मेरा कनेक्शन चला गया। तो कार्यकर्ता ने, अगर जो आपने कहा है कि कार्यकर्ता इतना कॉन्फिडेंस क्यों, हम कॉन्फिडेंट इसलिए है कि हमने उतनी मेहनत की है, कार्यकर्ता के साथ मेहनत की है, हम इसलिए कॉन्फिडेंट है। जब पिछली बार अमेठी में हुआ तो ये कहा गया कि ये तो हास्यास्पद बात है, पर 5 साल स्मृति ईरानी जी मेहनत की थी, सीट जीत के आए। यहाँ 28 सीट जीते, 29वीं सीट के लिए आपको ध्यान हो जिस दिन परिणाम आए उसके दूसरे दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान छिंदवाड़ा में थे। जी रोहित जी, क्यों थे? उन्होंने कहा कि भाई हम मेहनत करेंगे। मेरा कनेक्शन चला गया था, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, ईरानी जी की बात कह रहे हैं, स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को सबने देखा है 2014 से पहले कि वो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी। आज हम प्रधानमंत्री को कुछ कह दें तो हमें संसद से बाहर कर दिया जाता है। एक
जो हमारा संविधान है जिसके तहत ये लोग चुनकर जाते हैं, हमको स्कूल और उच्च शिक्षा में सिखाया जाता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हो, आप झूठ ना बोले, बेईमानी ना करें, आप ऐसा करते हैं तो आपको बाहर निकाला जाता है। पहली बार ऐसा देश चल रहा है कि सत्य बोलने के लिए आपको बाहर निकाल दिया जाता है। किसानों की बात कर रहे हैं, बताइए किसानों पे 3 काले कानून कौन लाया? कौन सालों साल किसान आंदोलन करते रहे? क्या वो प्रेरित थे क्या? हर चीज प्रेरित है क्या? आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि दुनिया में बिगुल बज रहा है। बताइए, आप हंगर इंडेक्स में भारत नेपाल से पीछे है। लिबर्टी ऑफ एंड राइट ऑफ प्रेस, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसमें भारत आखिरी 3-4 देशों में है। असंतुष्ट जो जनमानस है या जो सिटीजन है कंट्री का, उसके इंडेक्स में भारत आखिरी 3-4 देश में है। तो आप केवल ये कहकर, या तो आप ये बोल दीजिए कि भाई जो भी हो रहा है उसमें कांग्रेस का भी योगदान है और उसको हमने आगे बढ़ाया। स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, वो 2014 से पहले सड़कों पर बैठकर चिल्लाती थी कि सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया। आज सिलेंडर डबल हो गया। ठीक है रोहित जी, लेकिन डबल दाम पे आज कोई चर्चा नहीं है। रोहित जी, जैसा कि आपने कहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया है, उसकी फसल भारतीय जनता पार्टी जो काट रही है वो फसल कांग्रेस ने भी बोई थी। तो जो जो अच्छी चीजें नहीं हुई है उसमें भी कांग्रेस का योगदान रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आपने सहज स्वीकार किया है, उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करी। बहुत अच्छी चीज है, अपनी गलती मानना भी बहुत बड़ी बात होती है। रोहित जी, पुनः आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी, जी, हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उप प्रभारी बनाया जाएगा। क्या लगता है कि प्रत्येक सीट को साधने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर मैदान में उतर चुकी है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से, ये तो खैर सबको पता ही था कि मंत्रिमंडल से जब उसका विस्तार होगा पूरी तरह से, तो फोकस लोकसभा और सारी डिविजन्स वगैरह पे रहेगा, और उसका एक अफर्मेशन हमें यहाँ देखने को भी मिल गया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये देखने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर अभी हम दूसरे पैनलिस्ट को भी सुन रहे थे, उनके डिस्कशन के बेस पे जब हम ये चीज देखते हैं कि एक्चुअली अगर है, मैं आपको यहाँ पे ग्रास रूट रियलिटी बताना चाहूंगा। एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने ये चीज देखी है कि ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस को लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं उन क्षेत्रों में जहां उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आप देखिए कि कांग्रेस वो सीट्स नहीं जीत पाई। इसके लिए हो सकता है विपक्ष ईवीएम को जिम्मेदार ठहराए या ऐसे भी, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी के साथ वो सोल्यूशन भी बताते हैं आपको। जनता के अगर आप जुड़ना चाहें तो वो आपको सोल्यूशन भी बताएंगे, और वो यही है कि कांग्रेस के पास चेहरे की भारी कमी है, और चेहरे की भारी कमी होने के साथ साथ जो उनके वेटरन लीडर्स हैं, अब जब उन्हें शिकस्त मिली है तो उसके साथ ये भी उनका नुकसान उनको देखने को मिलता है कि हाँ, अब ये इसको आगे अफर्म कैसे करें। और उसकी दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी बैठी है जिसने अभी अपना एक्चुअली ब्रांड मोदी और हिंदुत्व कार्ड तो कायदे से ओपन ही नहीं किया। अगर आप देखें जनवरी और फरवरी में जो लाइनअप्स लगाए हैं, तरकश में इतने तीर हैं बीजेपी के पास, चाहे वो राम जन्मभूमि से हो, चाहे उसके बाद आपको क्या कहते हैं रेलवे द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करने की बात हो, और अलग अलग क्या कहते हैं योजनाएं हैं जो अभी आएंगी, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक विशाल का एक पार्टी खड़ी हुई है जो तरकश में से जिन्होंने अभी तीर निकाले भी नहीं है, और वो सिर्फ एक ब्रांड पे जीत गई। तो ब्रांड डाइसेक्शन, अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो ब्रांड डाइसेक्शन शुरू हो, और ब्रांड डाइसेक्शन शब्द शुरू होता है जब ग्रास रूट लेवल पे आप सामने वाले का संगठन तोड़ सको, और ये तब पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्रास रूट लेवल पे, जहां पर ये एग्जैक्टली फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं कि लेवल ऑफ करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उन मुद्दों को उछाला जाना उन क्षेत्रों में जो इररिलेवेंट वहां पे स्टैंड आउट करते हैं। और ऐसे कई मुद्दों के लिए अगर आप अपनी कृत्रिम बनाई हुई वेव का इस्तेमाल करके भी अगर चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपको ब्रांड प्रहार में एक मतलब क्लासेस लेने की जरूरत है। और बीजेपी की जो एक स्टैंडिंग रही है, सब जानते हैं कि वो एक राइट विंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं जी। जहां तक अगर हम इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की बात करें, अब इकोनॉमी के लिए एक बड़ा मुद्दा भी इसलिए निकल के आता है क्योंकि सब हम जो स्टार्टिंग में जहां डिस्कशन चला था कि योजनाएं बंद हो रही हैं, मध्य प्रदेश में अब क्रंच आने की स्थिति आ गई है, इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कर्जदार बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक चीज देखी जाए कि बीजेपी एक राइट विंग क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वो कोशिश करेगी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इस चीज को बढ़ाया जाए। तो मध्य प्रदेश का फोकस कहाँ पड़ेगा, और जहां पर मध्य प्रदेश का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फोकस आता है वहीं पर ही गवर्नमेंट द्वारा करप्शन के मुद्दे भी आते हैं। तो क्या प्रोमिनेंटली उन करप्शंस को वीड आउट किया जाएगा? क्या उन लोगों को, उन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो बीजेपी को, अगर ये अलेज करते हैं, कांग्रेस के विपक्षी दल अगर अलेज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में सरकार है, तो क्या उनको खींच के
क्या क्या किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो उनके सारे इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि अगर उसे धरातल पे लोगों को समझा के लोगों के मन में नहीं बैठा सकते तो ये एलिगेशंस हवा में गांठ बांधने के बराबर हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं, और भाजपा लगातार ऐसे ही जीतती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हवा में गांठ बांधने के बराबर है अगर हम वो मुद्दे जनता को ना समझा पाए तो। हमारे पास चूंकि समय की सीमा है, वरना हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते थे। राजेंद्र जी, रोहित जी, विलक्षण जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी ने छिंदवाड़ा सीट को भी जीतने का टारगेट रखा और इसकी रणनीति पर पहले से ही काम किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट को लेकर थोड़ी चिंतित है और उसी को अपना टारगेट बनाकर आगे बढ़ रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 कमल के फूल की माला की जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी करके बैठी है वो पहन पाएगी या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।